हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। सो 11th प्लस जेई मैथमेटिक्स पे हम लोग फंक्शंस पे लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आज है लेक्चर नंबर 7 और जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है। सो हालांकि इसका हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट एग्जैक्टली क्या होता है। राइट, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं भैया बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से पहले आपको यह आइडिया होना चाहिए कि यार एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। देखिए दुनिया का कोई भी रियल नंबर है, राइट, उसमें एक होता है उसके अंदर इंटीजर वाला पार्ट है ना, इंटीग्रल पार्ट, राइट, यानी कि बिना पॉइंट वाला पार्ट, और एक होता है पॉइंट वाला पार्ट, राइट, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। यानी कि कोई भी रियल नंबर उसकी हम लोग बात करें तो एक होता है उसके अंदर इंटीजर वाला पार्ट यानी कि बिना पॉइंट वाला पार्ट, और एक होता है फ्रैक्शनल वाला पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल वाला पार्ट, राइट, यानी कि पॉइंट वाला पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल के केस में अगर हम लोग स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 2.4, सो 2.4 का एक होगा इंटीग्रल पार्ट और एक होगा 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट। सो इंटीग्रल पार्ट होगा इसका 2, है ना, 2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर, और फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसका 0.4, राइट। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आया भैया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4 क्या है, तो इट इज 0.4, है ना। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट, है ना, राइट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट बेसिकली इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल पार्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में वो क्या कहता है कि आप x को कुछ भी इनपुट डालो, हम उसके पॉइंट वाला पार्ट, है ना, पॉइंट के बाद वाला पार्ट देंगे, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट देंगे। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 है, 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 है, राइट। अच्छा, कभी अगर नेगेटिव नंबर्स हो जाए तो क्या होगा भैया, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग किस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं। ठीक है। तो कहता है कि अगर कभी भी अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो आप 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करके इसको निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.9। ना 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट तुमको पता ही है कितना होता है भैया, 0.9 होता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.1। सो नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो माइनस, अगर मेरे पास 1.4 है तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, 1 में से 0.4 घटा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता ही है बाद में भी ऐसे ही करना है, 1 में से 0.4 ही घटाना है, तो मैं 0.6 करके लिख दूंगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जैसे मैं -1.9 के लिए 1 में से 0.9 घटा के डायरेक्ट भी 0.1 लिख सकता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनस का 2.6, इसके लिए माइनस क्वांटिटी है ना, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखने के लिए 1 में से 0.6 घटाऊंगा तो 0.4 आ जाएगा। राइट है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, समझ में आ रही है बात। हाँ, सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है। अब हमको क्या करना है भैया, इसका ग्राफ पढ़ना है, इसकी डोमेन पढ़नी है और इसकी रेंज पढ़नी है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना है ना, और बात करते हैं भैया डोमेन और रेंज पे, है ना। तो देखिए थोड़ा सा डेटा को हमको स्क्वीज करना पड़ेगा। ठीक है। इसको थोड़ा सा हमको ऐसे लाना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा हमको और नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है। सो यानी कि दहलीज हो गई हमारी ये, है ना, इसको कोई नहीं लांगेगा, इसको कोई नहीं लगेगा ना। इसके नीचे भी कुछ डेटा हमने दे रखा है, ठीक है, और उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए हमने चीज़ें यहाँ पे बताई रखी है। ठीक है, क्लियर है भैया, इतनी बात तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। तो देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेसिकली किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बताता है। तो यानी कि x की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो वो हमको उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताएगा। ठीक है ना। सो डोमेन के केस की तो बात किया है भैया, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, राइट, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स, राइट है क्या भैया। अच्छा, अब बात होती है कि यार क्या हमको एग्जैक्टली रेंज फील हो सकती है क्या,
क्या हमें रेंज फील हो सकती है? बताइए। अब देखिएगा, रेंज की बात समझिएगा बच्चों, पहले ग्राफ बनाते हैं उसके बाद रेंज की बात करेंगे, ठीक है? पहले ग्राफ बनाते हैं फिर रेंज की बात होगी। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा तहजीब से बना लेते हैं, ठीक है? जब हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हम लोग तहजीब से बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनाते हैं, है ना? हमको बनाना चाहिए, है ना सर? इतना पैसा लगा दिया आपने बोर्ड पे, फिर भी आप लाइन सीधी खींच रहे हो, क्या फ़ायदा? देखो, जो लाइन अपने हाथ से खींचने का मज़ा है ना, वो ऐसे सॉफ्टवेयर से लाइन खींचने का मज़ा नहीं है, ठीक है? हाथ से सीधी खिंच जाए तो बात अलग है ना, फिर तो एक्सपीरियंस टीचर है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है? नाउ यहाँ पे 0, राइट? चलो पीले पीले अक्षरों से लिखते ना, ये 0, ये भावा 1, ये 2, ये 3, बल्कि थोड़ा सा और गैप में लेते हैं ना, तभी मज़ा आएगा ना, पढ़ने में मज़ा आएगा। 1, 2 और 3, है ना? देखिए ग्राफ का आइडिया लगना होता है तो इतने में लग जाता है, नहीं लगना होता तो फिर नहीं लगता, ठीक है ना? अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा x का वैल्यू 0 है, राइट, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होगा। अगर x का वैल्यू 0.1 है तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.1 होगा, और ऐसे करते करते अगर x का वैल्यू 0.9 है तो उसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.9 होगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है। सो अगर मैं ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूं तो देखिए 0 पे आंसर 0 आ रहा है, 0.1 पे 0.1, राइट? 0.9 तक जो है लीनियर ग्राफ चलेगा ना, कि जो आप पुट कर रहे हो वही आपको मिल रहा है, राइट? तो जो आप पुट कर रहे हो वही आपको मिल रहा है, तो यानी कि एक आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ जैसा ग्राफ चलेगा। कहां तक? 0.9 तक। जैसे ही 1 आ जाएगा, राइट, जैसे ही 1 आ जाएगा तो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0, राइट? तो यानी कि 1 पे ये ओपन रहेगा, ठीक है? फिर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1.1 का, ठीक है? अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे अब मैं इसको हटा रहा हूं, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, और ऐसे करके 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, राइट? और ऐसे जैसे 2 आ जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0, तो यानी कि ये भी एक लीनियर ग्राफ होके चलेगा, राइट? 1.9 पे आपको देखिए यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये 1 है, ठीक है ना? बट ये वैल्यू 1 देगा नहीं, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी भी 1 वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि 1 वैल्यू दे ही नहीं सकता ना। पॉइंट के बाद जो है, आप सोचो किसी भी फंक्शन का, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट के बाद वाली क्वांटिटी होती है, और ये बाद वाली क्वांटिटी जो है वो क्या हो सकती है? पॉइंट के बाद वाली 0.1, 0.2, 0.9, कभी 1 थोड़ी हो सकती है, राइट है क्या? तो इसका मतलब क्या है भैया, कि जैसे ही मान लो 0.999 की बात चल रही है तो वहां पे ये वैल्यू 0.999 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही 1 आएगा तो 1 पे वापस से ये मिल जाएगा, राइट है क्या? हाँ, तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। ये ग्राफ विल गो लाइक दिस, ये ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है? ऐसे, ठीक है? ऐसे, राइट? अब इस तरीके से आपको ये ग्राफ मिलता है। -1 पे आपको जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 ही मिलेगा, और फिर इट विल गो लाइक दिस, ठीक है? ये ऐसे जाएगा, ठीक है? और 0 पे फिर से वैल्यू 0 ही मिल जाएगी। सो इसका मतलब रेंज की हम लोग बात करें तो इट इज गोइंग फ्रॉम 0 टू ओपन इंटरवल 1, ठीक है ना? हाँ, तो व्हाट वी आर गेटिंग, रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। ये बात फील आ गई ना आपको, है ना भैया? ये ओपन इंटरवल 1 क्यों रखा? क्योंकि अगर मैं 1.99 भी करता हूं तो इसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.99 होगा, जो कि लेस देन 1 होगा, राइट? किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं हो सकता है ना? वो इसी रेंज में रहेगा ना, फ्रॉम 0 to 1 तक, ठीक है? फ्रॉम क्लोज 0 to ओपन 1 तक, ठीक है? सो ग्राफ, डोमेन और रेंज डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट है भैया, जल्दी से बताइएगा। एकदम सभी को क्लियर हो गया क्या? चलिए अब हम लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो मतलब जनरली स्किप भी कर देते हैं क्लासरूम्स में, लेकिन हम लोग कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ कवर करके चलेंगे, क्योंकि बिकॉज यू नेवर नो आपसे क्या चीज़ पूछ ली जाए। और समटाइम्स ऐसा होता है कि भैया कोई चीज़ हम लोग स्किप करते हैं, उससे कोई आसान क्वेश्चन जो है आ गया एग्जाम में और हमसे छूट गया।
सो वी विल नॉट लीव एनी चांस फॉर दैट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ग्राफ डोमेन रेंज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए जरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन करते हैं ना, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, यहां पे वो कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 5x, देन वो कह रहा है कि f माइनस 1 की वैल्यू निकालो जी, f 1/4 की वैल्यू निकालो जी, f माइनस 1.2 की वैल्यू निकालो जी, और f माइनस 6 की वैल्यू निकालो जी, ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा और हमारा ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमें f माइनस 1 चाहिए तो x की जगह आप क्या रख रहे हो भैया, x की जगह आप क्या रख रहे हो, x की जगह आप -1 रख रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो -1 खुद में एक इंटीजर है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0। अरे इंटीजर जितने भी होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं भैया, उनका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही होगा ना, क्योंकि इंटीजर के अंदर तो पॉइंट के बाद कुछ होता ही नहीं ना, पॉइंट के बाद 0 होता है। जितने भी इंटीजर है तुम्हारे वो 2.0 होंगे ऐसे, राइट। सो इसका मतलब यहां पे तो ये 2 × 0, राइट, और ये -5, तो यानी कि आंसर इज कमिंग आउट एज -5। क्लियर है क्या भैया? चलिए अब सेकंड वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? वो कहता है कि भैया f 1/4 निकालो, यानी कि आप x की जगह क्या रख दोगे भैया, 1/4 यानी कि 0.25 रख दोगे। 1/4 कितना होता है, 25 पैसा, ठीक है ना, 0.25 प्लस 5 × 1/4, ठीक है ना, 5 × 1/4, तो x की जगह आपने एग्जैक्टली क्या रख दिया, 1/4 रख दिया। अब यहां पे कितना हो जाएगा भैया, देखिए इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हो गया 0.25, राइट, और ये हो गया 5/4। 25 दूनी 50, यानी कि अब ये 50 पैसा हो गया ना, 0.5। अच्छा, 0.5 एग्जैक्टली बच्चों कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस 5/4, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी कि 7/4। सो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? बेसिक बेसिक सी बातें हैं बच्चों, आपको क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। है जी। अच्छा, अब सी पार्ट इसका सॉल्व करते हैं भैया, सी पार्ट सॉल्व करते हैं, सी पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं भैया, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, सी पार्ट में f -1.2, सो अब x की जगह आप -1.2 रख दो, प्लस 5 × -1.2। सो अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 1 में से 0.2 घटा दो यानी कि 0.8 होगा, है ना। नेगेटिव नंबर्स का आपको मैंने फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सिखाया है। फिर -12 × 5 = 60, राइट, -6, तो ये कितना हो गया भैया, इट इज 8 दूनी 16, राइट, 1.6 एंड -6, तो यो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कोई बताएगा क्या, राइट। तो -6 और प्लस का 1.6, तो इट विल बी -4.4, राइट है क्या भैया, 44 और हाँ 4.4 ही हो जाएगा, -4.4, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? चलिए, अब हमसे पूछा है भैया क्या, डी पार्ट पूछा है ना, डी पार्ट पूछा है, एग्जैक्टली डी पार्ट पूछा है। सो डी पार्ट में क्या करेंगे भैया हम लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे, f -6 पे निकालना है, यानी कि 2 ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6 प्लस 5 × -6। नाउ बच्चों, इंटीग्रल पार्ट ऑफ -6 ये खुद में एक इंटीजर है, इसका इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही होगा, राइट, -5 × 36, तो आंसर विल कम आउट एज -30। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। परफेक्ट है क्या? किसी भी भाई को कोई भी समस्या हो तो मुझे प्लीज बता सकते हैं आप। चले क्या आगे, है ना, यहां तक ये वैल्यूज, ठीक है ना, आसान था आई थिंक, है ना, बेसिक है ना फ्रैक्शनल पार्ट का। चलिए, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखवा रहा था, प्रॉपर्टीज लिखते हैं ना, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, कुछ बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। एक तो सबसे पहले, अगर कभी भी x प्लस इंटीजर है ना, लेट्स से कोई इंटीजर है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है, तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कंसीडर कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लेट्स से x + 2,
राइट। तो हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरी बात अभी मैंने आपको लिखवाई भी है कि इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट है ना, मैं इंटीग्रल बोल दे रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स के दो आंसर होंगे ना। अगर एक्स इंटीजर हुआ तो 0, और एक्स अगर नॉन इंटीजर हुआ तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, ठीक है। तीसरी बात, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके दो आंसर होंगे, या तो होगा 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो सोचो ना, ये वाली वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगी, और अगर ये नॉन इंटीजर है तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये इससे कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तो यानी कि इस बात को हम लोग फील भी कर सकते हैं ना, ये सारी बातें हम लोग किस तरीके से फील कर सकते हैं, है ना, x में कोई नंबर डाल के। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2.3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करके भी देख सकते हो, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और आप देखो इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 और माइनस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, तो यानी कि ये 1 आ गया। क्लियर है क्या भैया? चलिए, ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी हमने बता दी आपको, 3 प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, कम ही प्रॉपर्टीज हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखवा दें भैया आपको? चलिए, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको चाहिए तो 0 मिलेगा, और इसका उल्टा कहें कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 ही मिलता है। कहने ये क्या बदतमीज प्रॉपर्टी थी। ओके, आगे चलते हैं। कहता है कि अगर इंटीग्रल बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बोले क्या बोले, अगर हम लोग बोलते हैं कि भैया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, कब? व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 हो। तो आप फील भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास x की वैल्यू 2.3 और y की वैल्यू 2.5, तो हम इसको 2.3 का इंटीग्रल पार्ट और 2.5 का इंटीग्रल पार्ट, है ना, ये वैल्यू भी आपके पास 4 ही आएगी और ये भी 2 + 2 4 ही आएगी। लेकिन ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? व्हेन इसका फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ये वैल्यू, हम ये बात हम कब तक कह सकते हैं कि जब इसका फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 रहे, तब तक कह सकते हैं, तब तक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? तब तक ही कह सकते हैं। अगर लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ के 1 या 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भैया x प्लस वाई का इंटीग्रल पार्ट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस 1, कब? जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के केस में हम लोग कहेंगे कि भैया लेट्स से 2.4 और 2.6, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे 2.4 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 2.6 का इंटीग्रल पार्ट, तो मान लो अगर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 5 आने वाला है और राइट साइड में 2 + 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे +1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इन दोनों का सम मिला के 1 या 1 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लेफ्ट साइड में 5 आया था, है ना। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि वी नो दैट कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.6, ये दोनों मिला के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2 था, इसलिए हमको ये 1 ऐड करना पड़ा। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट थे, राइट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इनको प्लीज अपनी कॉपी में फील कर करके लिख लो, राइट है क्या? फील कर करके लिख लो। ठीक है, मैंने आपको देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तरीके से बॉक्सेस में करके भी आपको दे दी हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसी सी थी, ठीक है। और
ये वाली अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एंड ये वाली भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी थी, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा प्लीज। चलें आगे, चलें क्या आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे? चलिए, अब प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। देयर आर टोटल आई थिंक 5 क्वेश्चंस, एक हम कर चुके तो 4 ही बचे हैं, ठीक है। तो निपटाते हैं उसको, आइए जरा देखते हैं। एक तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज तो हमने कवर कर ली, ठीक है ना। अब जैसे जैसे हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है ना, थोड़े ही क्वेश्चंस हैं। आई थिंक टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, एक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो 4 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, वंडरफुल क्वेश्चन और बहुत ही निहायत ही ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। कहता है कि इफ करली ब्रेसेस x एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, राइट, रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिए, क्वेश्चन कैसे है। हम लोग यहाँ लिखेंगे भैया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अच्छा, इसमें हमको 2000 टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है, 2000 टर्म्स को ऐड भी करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे r की वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेके 2000 तक जा रही है, और r क्या है, यहां पे एक इंटीजर है, राइट, क्योंकि r टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। r है ना, समेशन में r क्या कर रहा है, टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हम r की वैल्यू 1 से लेके r की वैल्यू 2000, तो यहां पे r क्या है, इंटीजर है। और r अगर इंटीजर है तो मैंने आपको सिखाया था कि भैया किसी भी x में अगर इंटीजर जुड़ा हुआ है और उसके साथ आपको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। लिखवाई थी ना मैंने आपको बात, ये है ना। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर x + 2 है तो इसको हम लोग डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो अब इसी हिसाब से हमने यहां पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया, ठीक है ना। दिस इज, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज, अब देखिए यहां पे r की वैल्यू 1 से लेके 2000 तक ले जानी थी, यानी कि इसका मतलब मुझे इसी टर्म को 2000 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे करके मुझे इसको, राइट, मुझे ऐसे करके इसको कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 2000 टाइम, क्योंकि r की वैल्यू को 1 से लेके 2000 तक ले जाके जोड़ना था। सो यानी कि 2000 टाइम्स मैं इसको जोड़ूंगा, है ना, 2000 टर्म्स है। सो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो यानी कि ऊपर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2000 बार जोड़ना पड़ेगा। सो 2000 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इससे ये कट जाएगा। अब अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को आप जोड़ते हो तो वापस से x ही आ जाता है। इतना टुच्चा सा ये सवाल था, बहुत ही टुच्चा, बहुत ही निहायती टुच्चा सवाल था, ठीक है भैया। क्लियर है क्या? ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यानी कि इस टर्म्स को हमको कितनी बार, 2000 टाइम्स जोड़ना था, क्योंकि r की वैल्यू 1 करके जोड़ते, फिर r की वैल्यू 2 करके जोड़ते, फिर r की वैल्यू 3 करके जोड़ते, और ऐसे r की वैल्यू 2000 तक ले जाते, ठीक है। चले आगे, चलिए फर्दर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ x आर लाइक दिस फॉर अ रियल नंबर x, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब देखिए क्या पूछा हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, किसके, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। सो बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। हमको बेसिकली पूरी कंप्लीट क्वांटिटी फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में कन्वर्ट करके और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग निकाल पाएंगे। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपको जैसे पता ही है कि हर x को हम लोग इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे भी हमने वही काम किया, राइट, यहां पे भी हम लोगों ने वही काम किया, ठीक है ना। उसका रीजन है, रीजन ये है कि हम लोग तब सॉल्व कर पाएंगे ना। कैसे सॉल्व कर पाएंगे अभी देखते हैं। तो देखिए 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और उसमें से एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x गया, तो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये 2 इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब यहां से हमको x का, क्योंकि उसने क्या कहा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि x का आइडिया निकालना है। अब देखिए यहां से x का आइडिया निकालना बड़ा ट्विस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होगी।
सो 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही वैल्यू सेम इसके इक्वल भी है। सो इसका मतलब 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 3 से लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3/2। ओ हो, यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का वैल्यू अगर 0 से 3/2 के बीच में है तो यानी कि दो ही वैल्यू पॉसिबल है, या तो 0 या फिर 1, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देता है ना। हाँ, एंड दैट इज वाई हमने इसको ऐसे सॉल्व किया कि हमको इंटीग्रल पार्ट का आइडिया लग गया। राइट है क्या? अच्छा, इंटीग्रल पार्ट का और फ्रैक्शनल पार्ट का रिलेशन है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी निकाल दूंगा और इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ के मेरे को x मिल जाएगा। राइट है क्या? तो ऐसे मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब देखिएगा यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 0 रखता हूं तो 0 इंटू 2 0, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अच्छा, व्हेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा भैया, इट इज 2 इंटू 1/3 यानी कि 2/3। सो इसका मतलब मेरे पास x कैसा होता है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यानी कि मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं इसको और इसको जोड़ के, राइट, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, यानी कि x की वैल्यू 0। और एक मैं निकाल सकता हूं इसको और इसको जोड़ के ना, क्योंकि ये क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की एक दूसरी वैल्यू है ना, तो इसका मतलब 1 + 2/3 यानी कि 3 × 3 = 5/3। सो एक मैंने ऐसे निकाल दिया। सो देयर आर एग्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस है भैया ना, 2 सॉल्यूशंस है, देयर आर 2 सॉल्यूशंस। मे बी शायद ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो, मे बी, क्योंकि मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूछा गया है ना, बट मेंशन नहीं है तो इसलिए कह नहीं सकते। ठीक है, बट मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है तो ये होना चाहिए PYQ, है ना। चलिए खैर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन, है ना। तो एक बार और क्विक रिव्यू कर दूं क्या आपको। बेसिकली हम लोगों ने इस इक्वेशन से ये रिलेशन लेके आ गए, ठीक है, सो दैट कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट में एक रिलेशन हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज को इस्तेमाल करते हैं हम लोगों ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का आइडिया निकाल लिया कि भैया वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है ना, वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। फिर हमने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू जब 0 रखी तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 ही आ गया, और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 रखी तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 आ गया, राइट। और आपको भी पता है कि अगर x निकालना है तो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को जोड़ना पड़ता है ना, तो 0 + 0 एक 0 आ गया और 1 + 2/3 एक 5/3 आ गया। सो इस तरह से 2 सॉल्यूशंस आ गए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए अगेन यहां पे भी नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, देखिए उसकी वर्ड सुनिए ध्यान से। वहां पे उसने सिर्फ क्या पूछा था, यहां पे उसने सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे थे, तो एक इंटीग्रल सॉल्यूशन आया 0 और एक नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आया। बट इस केस में वो क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं ना, 5 नहीं है मेरे ख्याल से, 6 हैं। हाँ 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। चलिए, सो इतने बहुत हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से इतनी तैयारी बहुत है ना, इतना क्वेश्चंस कर लिया आपने, बहुत है। चलिए अब हमको नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ढूंढने हैं। देखिए सबसे पहले तो इसकी मेन इक्वेशन को लिखते हैं ना, इट इज लाइक दिस, ठीक है, राइट। और यहां पे भी मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट का क्या करूंगा, रिलेशन निकालूंगा। देखिए इसको तो मैं लिख सकता हूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x को लिख सकता हूं मैं x प्लस इट इज क्या मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकता हूं इसको, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं 4 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस ये 1 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n क्या होता था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस n। सो ये 1 तो बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 और माइनस का 6, राइट। यहां से अब हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे भैया, देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। और दिस इज 4 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस का 2। अब ये कितना हो गया, 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये इधर जाके 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी उधर जाके घट जाएगी ना,
और माइनस का 2, राइट। अब मैं रेंज का इस्तेमाल करता हूँ, क्या करता हूँ भैया, रेंज का इस्तेमाल करता हूँ। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता ही है। इसका मतलब अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, ठीक है। और यही सेम क्वांटिटी इसके इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा इसकी जगह क्या रख दूंगा, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, प्लस 2 ऑल दी साइड्स कर दो, प्लस 2 ऑल दी साइड्स कर दिया भैया, राइट। इट इज 2 डिवाइड कर दो भैया ऑल दी साइड्स, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ गया, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5/2, ठीक है, यानी कि 2.5 से छोटा। सो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास या तो 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, ठीक है भैया। भाई 2.5 से छोटा तो अब अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 2.5 से छोटा है तो 2 ही होगा, राइट, और 1 या 1 से बड़ा है तो 1 और 2। नाउ अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा भैया, अब फ्रैक्शनल पार्ट की क्या है भैया, 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3। सो जब आप इसकी वैल्यू 1 लोगे तो 2 माइनस 2 0/3 0, तो यानी कि एक केस में तो आ गया पास आपके पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0। अच्छा, फिर आपने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 2 इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2/3। अब अगर आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को 2 ले लिया तो 2 दूनी 4 में से 2 गया 2 और बटे 3, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इस केस में है ना, इस केस में तो देखो आपके पास है ना, इस केस में तो आपके पास क्या हो गया, x प्लस, बहुत ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 आ रहा है, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि एक इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिल गया। अगर आपने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को 2 पुट कर दिया तो उस टाइम पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना रहा है, 2/3, तो इसका मतलब x की वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करके अगर हम लोग देखें तो 2 प्लस 2/3 ये इंटीजर नहीं होगा, 3 दूनी 5 2 7/3, दिस विल नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक मिला, राइट, वो भी कितना है, x इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, जल्दी से बताएगा, परफेक्ट है ना, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है क्या, एक बार समझ लेंगे फिर से। हमने मेन इक्वेशन को उतारा और यहां पे हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल ही होता है, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी हमने। x को क्या लिख दिया हमने, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तौर करके लिख दिया। अच्छा, x प्लस 1 का इंटीग्रल पार्ट को हमने लिख दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, राइट, तो 1 इंटू 4 है ना, क्योंकि जब देखिए ना इस क्वांटिटी को अगर आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1 लिखेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई होकर ये प्लस 4 यहाँ लिखा जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये तीनों चीजें लगा के हम लोगों ने इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, फिर हम लोग ये रिलेशन लिया है, उसके बाद हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज का इस्तेमाल किया, रेंज का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये क्वांटिटी एग्जैक्टली कितनी है, ये क्वांटिटी है, राइट। अब इसका मतलब क्या होगा, यहां से हमने प्लस 2 ऑल दी साइड करके 2 से डिवाइड करके इसका आइडिया ले लिया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1 और 2 हो गई। फिर मैंने इसी रिलेशन में ना, ये जो मेरा रिलेशन था, ये जो मेरा रिलेशन था, इस रिलेशन में मैंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू रखनी शुरू करी और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आगे मेरे पास यहाँ तो 0 आ गई, राइट। यहाँ पे मैंने इसी रिलेशन में इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 2/3 आ गई। यहाँ से मेरे पास x 1 प्लस 0 है ना, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट करके 1 प्लस 0, यानी कि ये तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया, दिस इज तो इंटीग्रल सॉल्यूशन ना, राइट, दिस इज तो इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे x इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x करके नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है। उसने कहा था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, तो वो एक ही है, ठीक है ना, क्लियर है क्या। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिलहाल अगर आपको इसको नोट करना है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहता फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। सो देखिए, रेंज निकालने का मैंने आपको बताया था कि हर बार हम लोग कुछ डिफरेंट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन कुछ n नंबर ऑफ सेट अप्रोचेस है, ठीक है ना, क्वेश्चंस की रेंज उसी तरीके से हम लोग निकालते भी हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे अगर हम लोग को रेंज निकालनी है तो अभी ये फंक्शन जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हमको ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। थोड़ा सा हम लोगों ने अगर समय बिताया होगा इस क्वेश्चन पे, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए, सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सारा ही गेम ऑब्जर्वेशन का है, राइट।
कभी भी कोई भी क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको नहीं मिलेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रैक्टिस कर करके आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ जो है वो ग्रैब कर लें कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के उसको एटलीस्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, एंड वहाँ से कैसे हम अपने टूल्स एंड टेक्निक्स और जो भी हमने लर्निंग ली है उससे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल तो मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि यार x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, यानी कि किसी भी नंबर में से अगर उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमको मिल जाता है। राइट है क्या? अब देखिए कई बार कुछ बातें तब निकल के आती हैं जब बिल्कुल कहते हैं ना कि जब रामायण खत्म हो गई तब बातें निकल के आ रही हैं। तो सही मायने में ये जो बात लिखवाई है इसको ये इतनी अच्छी लगी मुझे कि इसको फर्स्ट पेज पे भी अपडेट करनी चाहिए कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है कि किसी भी एक्स में से है ना, फॉर एनी रियल एक्स, अगर उसके अंदर से आप उसका इंटीग्रल पार्ट हटा देते हो, हालांकि ये बात हम लोग बता रहे हैं बट ये बात कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ना, ये वाली बात कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगी मुझे कि यार एक्स में से इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स अगर हटा दे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अरे यही मैंने बताया भी है लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखा था तो मुझे फील हुआ कि लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इस चीज़ को अभी तक कुछ इस तरीके से देख रहे थे ना कि कोई भी नंबर है उसके अंदर एक फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना। अभी तक हम इसको ऐसे देख रहे थे बट अब हमने इसको ऐसे भी देखा। सो खैर एनीवेज, तो यानी कि ये ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गई है ना, ये वाली क्वांटिटी, और ये वाली क्वांटिटी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गई। अब देखिए यहां से रेंज निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है ना, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर कभी हमसे अगर पूछा गया है कि भैया x अपॉन वन प्लस एक्स की रेंज बताओ, x प्लस वन अपॉन एक्स की रेंज बताओ, तो हम बता सकते हैं, तो फिर हम बता सकते हैं अगर हमें पता हो कि भैया x एग्जैक्टली कहां कहां बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि अगर हमको डोमेन मालूम है तो हम रेंज भी निकाल सकते हैं। राइट है क्या? कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा, अगर मान के चलिए ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू राइट एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, तो खैर इसकी रेंज तो हमने बहुत तरीके से आपको निकाल के दिखाई। इसकी रेंज तो हमने y प्लस वाई एक्स बराबर x और y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, और यहाँ पे तो हमने x इक्वल टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। सो फॉर रियल x है ना, y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो द रेंज विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। सो ऐसे तो हमने आपको ये करके दिखाया है। राइट है क्या? बट अगर x की कोई रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दी गई है ना, मान के चलिए अगर इस पर्टिकुलर केस में ऐसे ना होके अगर बोला है कि यार x की वैल्यू भाई बिलोंग्स टू 2 to 3, अगर ऐसे बोला है तो रेंज निकाल के दिखाओ, तो रेंज निकाल के दिखाओ। तो हम जनरली कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं बच्चों, हम लोग देखिएगा यहाँ पे +1 और -1 करेंगे, तो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। नाउ वी नो दैट x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर मैं x प्लस 1 कर दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगी, और मैं अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, सॉरी इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है ना। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू -1/4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। एंड अब 1 और ऐड कर दो, तो 1 और ऐड कर दोगे ऑल दी साइड्स में, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि दिस इज बेसिकली द फंक्शन एंड फंक्शन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 एंड लेस देन इक्वल टू इट इज 3/4। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग रेंज निकाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके के फंक्शंस में, इस तरीके के फंक्शंस में। सो मैंने ये वाली बात आपको इसलिए बताई कि भाई सेम प्रोसीजर जो है हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं कि यार इसकी भी अगर रेंज निकालनी है तो +1 -1 करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास fx कितना आ जाएगा, इट इज 1 - 1 अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम लोग जानते हैं सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 होता है। अगर मैं इसमें +1 ऐड कर देता हूँ ना, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आप जानते ही हैं कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और अगर मैं +1 ऐड कर दूँ ऑल दी साइड्स तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेसिप्रोकेट कर दूंगा
तो 1 प्लस 1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2, है ना. सो इनइक्वलिटीज के साइन रिवर्स हो जाते हैं और ये जो टर्म्स है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है ना. इस तरह का आपको हमने इनइक्वलिटी सिखाया भी है. राइट है. तो इतनी टर्म आ गई. अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1/1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन -1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1. और अब 1 और ऐड कर दो ऑल दी साइड्स, तो +1 और +1. सो यानी कि अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये एग्जैक्टली हमारा क्या है भैया, फंक्शन है. ये एग्जैक्टली हमारा फंक्शन है. सो फंक्शन की वैल्यू इज लेस देन 1/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन. सो रेंज क्या है भैया, रेंज क्या हो गई है, इट इज 0 to ½ चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, और उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी. ठीक है. एक बार जरा इसको नोट करिएगा प्लीज बच्चों. ठीक है ना. देखिए मैं नोट करने के लिए तभी कहता हूं जब आप कुछ कंसेप्चुअली लर्न कर रहे होते हैं ना. सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन नोट करने का मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप नोट करो, बट द वे वी फाउंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, दैट वाज अमेजिंग. ठीक है. सो ये प्लीज इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट आप नोट करिएगा. प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना. बट एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, है ना. यहाँ पे 3 2 जा 6 + 2 8 होगा ना. सो दिस विल बी 8. इसको ठीक कर लीजिए. हालांकि उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा क्योंकि 8/3 भी नॉन इंटीजर ही है. और उसने हमसे क्या पूछा था, इंटीग्रल सॉल्यूशन. वो अभी भी एक ही है, x की वैल्यू इंटीग्रल सिर्फ एक ही रहेगी ना. सो दैट इज, है ना, बी इज द करेक्ट आंसर. बट ये छोटा सा करेक्शन. एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं हर 2-3 क्वेश्चन के बाद जो है वो मैं एग्जैक्टली चेक करता रहता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. अगर लाइव लेक्चर्स हों तो क्या होता है कि बच्चे भी बता देते हैं कि सर वहाँ पे 3 2 जा 6 + 2 8 होगा, है ना. छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं वो बच्चे भी बता देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं. बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इट इज़ एंटायरली वन डायमेंशनल. ठीक है. सो आफ्टर एवरी 2-3 क्वेश्चंस आई कीप ऑन चेकिंग कि भाई कोई भी स्टेप कुछ भी गलत तो नहीं लिख दिया है ना. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप तक कुछ भी, एक भी हल्का सा भी माइनर इशू आप तक नहीं पहुंचे. ठीक है. क्योंकि देखिए आज इन लेक्चर्स पे जो है व्यूज़ जो है ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, है ना. सो देर विल बी टाइम कि जब लाखों स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देखें तो उस टाइम पे कोई भी एक माइनर सा भी मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचना चाहिए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर. ठीक है. ओके. सो लास्ट क्वेश्चन है ये. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है मतलब दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द फेवरेट, है ना, वन ऑफ माई फेवरेट, स्पेशली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे. ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है ना. ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, लगभग सभी बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, जितने भी जेई की बुक्स हैं. सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चंस जो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस है ना, तो पुराने टाइम में, है ना, अब से 10-20 साल पहले, ये सब जब सब्जेक्टिव पेपर्स भी हुआ करते थे, है ना. इंजीनियरिंग में हमेशा से ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हुआ करते थे. तो उस टाइम पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, है ना. जैसे आपके पास वो किताब आपने अगर इफ़ यू हैव रेफर्ड समटाइम्स किसी दोस्त वगैरह के पास आपने देखी हो, एदास गुप्ता. सो एदास गुप्ता में काफ़ी अच्छी अच्छी आपको सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स मिलेंगी, है ना. उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा खुलता है. ठीक है. मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से कम नहीं ट्राई हो रहा तो कम से कम 10 मिनट तो ट्राई करना ही है, करो और देखो कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है. देखिए हम लोग की पता प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना प्रॉब्लम के अंदर डूबना नहीं चाहते. देखिए किसी से अगर मोहब्बत करनी है और चाहते हो कि वो भी तुम्हारा हो जाए, उसके लिए उसके साथ तुमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. तुम लोग टाइम स्पेंड करते नहीं हो, बस ऊपर ऊपर से बात सीख के चले जाते हो. जरा टाइम तो स्पेंड करो उसके साथ, तभी तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यहाँ है ये है कि हमको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है. और किसी भी तरीके से यहाँ पे अब आप देखो ना, यहाँ पे 6 तरह की टर्म्स दे रखी हैं और 6 तरह की टर्म्स दे रखी हैं और 3 इक्वेशन है. और निकालना क्या है मेरे को बल्कि 6 तरह की टर्म्स भी नहीं दे रखी हैं, मेरे को 9 तरह की टर्म्स दे रखी हैं. देखो ना, एक मेरे को x दे रखा है, एक मेरे को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x दे रखा है और एक मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है. राइट. तो मेरे को ऐसे y इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, z
इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेड और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जेड। मतलब आप समझ रहे हो, 9 तरह की क्वांटिटीज निकालनी है मेरे को, मतलब मेरे को एक्स वाई और जेड निकालना है, और 3 ही इक्वेशंस है। तो ये लफड़ा है, बहुत बड़ा लफड़ा है, लेकिन हम उसको स्ट्रेटेजिकली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। और पहले बहुत समय पहले इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते थे, बहुत टाइम पहले, है ना। अब तो अच्छी बात है कि सब्जेक्टिव नहीं पूछते, तो इसलिए इस तरह के फालतू के बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं, है ना, उनसे हम बच जाते हैं। सॉल्व ये जो होते हैं ना शो डैट टाइप्स वाले, ठीक है ना। सो ये अननेसेसरीली बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आज की तारीख में तो नहीं आते, बट स्टिल कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए बहुत अच्छे हैं ना। आपको ए दास गुप्ता के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ना सब्जेक्टिव, तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। आपकी थोड़ा आपका दिमाग खुलता है, और कहीं ना कहीं जो लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हीं से ही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी बनाया जाता है और पूछा जाता है। एंड दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि भैया हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सो अब बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो एक चीज मेरे को समझ में आया कि यार ये सीधे तरीके से तो होगा नहीं, तो कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी, और टेक्निक्स क्या है, प्रॉपर्टीज। सो देखो, प्रॉपर्टी कहती है कि मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व करी, है ना, मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा कि अगर मैं इसको जोड़ूं, तो देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स होगा, और एक्स 2x होगा। ऐसे यहाँ से 2y आएगा, और ऐसे यहाँ से 2z आएगा। सो अगर ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो इसका मतलब ऐड करना है हमको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यानी कि 2x प्लस 2y, है ना, क्योंकि दिस प्लस दिस इज y, है ना। सो 2y प्लस 2z बराबर 3 और 1 4 4 8 और 5 4 9 3 12। सो यानी कि x प्लस y प्लस z का जो वैल्यू है विल कम आउट एज 6.4। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइएगा, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। अब ये हो गया मुद्दा। अब देखते हैं और क्या कर सकते हैं भाई, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अब देखिए, मैं x प्लस वाई प्लस जेड कहां कहां पे पुट कर सकता हूं। देखिए, अगर मैं ये पहली 2 इक्वेशंस ऐड करता हूं, है ना, ऐड फर्स्ट एंड 2, ठीक है, मैं लिख रहा हूं ऐड फर्स्ट एंड 2, तो मेरे को फायदा क्या हो रहा है कि दिस इज x, राइट, x प्लस वाई, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो z, ठीक है ना। सो मेरे को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट 2 इक्वेशंस जोड़ रहा हूं भैया, तो फर्स्ट 2 इक्वेशंस में x प्लस वाई, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो z, तो मेरे को x प्लस वाई प्लस z रखने को मिल जाएगा। तो कम से कम कुछ तो एलिमिनेट होगा, राइट। और उसके बाद बचेगा क्या मेरे पास बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और राइट इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, राइट। 3 और 1 4 और 4 और 3 7। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड की 6.4, ठीक है। सो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y, राइट। तो इसका मतलब ये कितना हो गया भैया, इट इज 7.4 माइनस 6.4, यानी कि वी कैन से कि यहां से बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ y बराबर 1.0। अब बच्चों एक बात सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, यहां से देख के एक चीज बड़े प्यार से निकल सकती है, क्या, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में एक फ्रैक्शनल पार्ट है और एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। इन दोनों को जोड़ के 1.0 आ रहा है, तो डेफिनेटली जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 होगा और फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होगा, तभी जोड़ के ये आया है। ठीक है, राइट है क्या। सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है और सब निकाल सकते हो आप। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, जैसे हमने ये निकाल लिया, ऐसे ही हम लोग, फिर से बता रहा हूं, इसको, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इंटीग्रल पार्ट है, इनको जोड़ के 1.0 आ रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट ये रहा होगा और फ्रैक्शनल पार्ट ये रहा है। चेक कर लो, राइट। आप देखो कितने प्यार से हम लोग रेस्ट ऑफ द सारी चीजें भी निकाल देंगे ना। सो ऐड, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा समय बिताओगे तो क्वेश्चन में मजा आएगा, है ना। अब देखिए, अगर मैं सेकंड और थर्ड चीजों को ऐड करता हूं तो देखिएगा, इसको मिलाया तो x बन गया, y प्लस z और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ z,
और ये कितना हो जाएगा 4 3 7 और 5 4 9, तो 9.7 और इसकी वैल्यू है 6.4, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 9.7 माइनस 6.4. सो इट इज 7 में से 4 गया 3 और 9 में से 6 गया 3, राइट 3.3. 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, है ना. फिर से देख लेते एक बार, ये और ये मिलके x, ये y, ये z, इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इंटीग्रल पार्ट ऑफ z. अच्छा, और इज इक्वल टू 4 3 7 5 4 9, इसमें से 6.4 घटाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसको और इसको कंपेयर करो, राइट. देखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y और इंटीग्रल पार्ट ऑफ z को मिला के 3.3 बैठ रहा है, तो इसका मतलब एक फ्रैक्शनल पार्ट है एक इंटीग्रल पार्ट है. ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, तो यानी कि कैन वी से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज 3, राइट, सही 0.3, ठीक है. एंड वी कैन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ z इज 3, ठीक है, राइट है क्या बच्चों. हाँ, सो अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y आ गया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ y आ गया, तो y को तो मैं निकाल सकता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, यानी कि इट इज 1, राइट, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज 0.3, यानी कि इट इज 1.3. अच्छा, अब एक काम कर लो, ऐड थर्ड एंड टू कर लो, है ना, थर्ड एंड फर्स्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड को करके कुछ आया, सेकंड थर्ड को करके कुछ आया. अब फर्स्ट और थर्ड को कर लेते हैं ना, तो फर्स्ट और थर्ड को करते हैं तो क्या होगा बच्चों, इट इज x, राइट, और बहुत ध्यान से देखेंगे इसको और इसको मिला के तो y बन रहा है, राइट, ये x है ही, ठीक है, और ये z हो गया, राइट. अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 5 और 3 8, राइट. तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, राइट, कितना होगा 8.5 में से 6.4 घटा दो, सो कितना हो जाएगा भैया, ये इट इज 5 में से 4 गया 1, 8 में 6 गया 2, तो 2.1, राइट, इट इज 2.1, ठीक है. तो इसका मतलब इसमें एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये इंटीग्रल और ये फ्रैक्शनल, तो इट इंप्लाइज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 आ जाएगा एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा भैया 0.1 हो जाएगा, ठीक है. सो अब z कितना हो जाएगा भैया, देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ z कहाँ पे आ गया, यहाँ से 3, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z इज 0.1, ओके, सो 3.1. एंड x की बात करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कहाँ पे है, इट इज यहाँ पे 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0, यानी कि इट इज 2, आंसर आ जाएगा. तो x और y और z की वैल्यू आ गई. वंडरफुल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ना, मतलब हिला के रख दिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार. अब अगला जो लेक्चर है वो हमारा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट. उसके बाद सिग्नम फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन छोटे छोटे हैं, हो सकता है एक के साथ में ही कंबाइन करके आपको पढ़ा दूं, ठीक है. उसके बाद एक तरीके से 11वीं का फंक्शंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. फिर हम लोग थोड़ा सा जेई के जो एक्स्ट्रा फंक्शंस के टॉपिक हैं जैसे फंक्शनल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ, वो पढ़ेंगे. और 12वीं का जो फंक्शंस हैं जैसे इनवर्स फंक्शन, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन, ठीक है. और थोड़े ऐसे फंक्शंस भी हैं जो आप जनरली स्कूल लेवल में नहीं पढ़ते हैं, जैसे इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है ना. सो फंक्शंस अभी चलेगा, है ना. अभी ये कौन सा लेक्चर था, 7वां लेक्चर था ना. आप ये मान के चलो कि अभी फंक्शन के हैं 15 लेक्चर्स टोटल मान लो आप, ठीक है. उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे वाले हैं, ठीक है. और ऐसे देखते देखते देखिए बेसिक मैथ से स्टार्ट किया था, सेट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, फंक्शन चल रहा है, देखते देखते पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. बस आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ते रहना. इन लेक्चर्स को अटेंड करने के बाद किसी भी चैप्टर को ख़त्म होने के बाद PYQs जरूर करें जेई के. बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर DPPs प्रोवाइड करेंगे क्या. मैं कह रहा हूँ DPPs तो फिर भी बहुत हल्की चीज़ हो गई. मेन थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू हैव टू डू देम. और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सर नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे से क्या मतलब है भाई, करने हैं वही करने हैं. और मैं आपको बता दूं कि कोई भी टफ चीज़ अगर आपको ईजी करनी है तो उसको इतना करो ना कि वो आपके लिए पीनट बन जाए, ठीक है. सो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी सेक्शन के अंदर जाके. एंड स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो इंटायरली समझ में आएगा. तो कोई प्रॉब्लम होगी
प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल. बाय बाय.